बेबीलोन के मृदापत्र। पहला मृदापत्र। आज पूर्णिमा है। मैं दिबेजीर हूं। सीरिया में गुलाम की जिंदगी बिताने के बाद मैं हाल ही में अपने शहर लौटा हूं। मैंने संकल्प कर लिया है कि मैं अपने सारे कर्ज चुका दूंगा और बेबीलोन के अपने पैतृक शहर में संपन्न बनकर दिखाऊंगा। मैं मृदापत्रों पर अपनी परिस्थितियों का स्थायी रिकॉर्ड लिखना चाहता हूं ताकि मुझे अपनी प्रबल इच्छा को पूरा करने में मार्गदर्शन और सहयोग मिल सके। मेरे अच्छे मित्र साहूकार मैथन की समझदारीपूर्ण सलाह के अनुसार मैं एक निश्चित योजना पर चलने का संकल्प कर चुका हूं। उसका कहना है कि ये योजना किसी भी व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति दिला सकती है और उसे संपन्न तथा सम्मानित बना सकती है। इस योजना के 3 उद्देश्य हैं, जिन्हें मैं चाहता हूं और जिनकी मैं आशा करता हूं। पहला, ये योजना मेरी भावी समृद्धि सुनिश्चित करती है। इसलिए मैं अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा अपने लिए अलग रख दूंगा, क्योंकि मैथन ने समझदारीपूर्वक ये कहा था कि जो व्यक्ति अपने पर्स में सोना और चांदी रखता है जिसे खर्च करने की उसे जरूरत नहीं है, वह अपने परिवार के प्रति प्रेमपूर्ण और सम्राट के प्रति वफादार होता है। जिस व्यक्ति के पर्स में तांबे के कुछ सिक्के ही होते हैं, वह अपने परिवार और सम्राट के प्रति उदासीन होता है। परंतु जिस व्यक्ति के पर्स में कुछ नहीं होता है, वह अपने परिवार के प्रति निर्दयी और अपने सम्राट के प्रति दगाबाज होता है, क्योंकि उसका हृदय कटुता से भरा होता है। इसलिए जो व्यक्ति सफल होना चाहता है, उसके पर्स में धन खनकना चाहिए ताकि उसके हृदय में अपने परिवार के प्रति प्रेम और अपने सम्राट के प्रति वफादारी हो। दूसरी बात, ये योजना सुनिश्चित करती है कि मैं अपनी अच्छी पत्नी के खर्च पूरे करूंगा और उसके लिए वस्त्र खरीदूंगा, क्योंकि वह वफादारी के साथ अपने पिता के घर से मेरे पास लौटी है। मैथन ने कहा है कि वफादार पत्नी की अच्छी देखभाल करने से मनुष्य के मन में आत्मसम्मान पैदा होता है, उसके उद्देश्यों में शक्ति आती है और उसके संकल्प में वृद्धि होती है। इसलिए मैं अपनी 70% आमदनी का इस्तेमाल घर, कपड़े और भोजन पर करूंगा। इसके अलावा मैं इसी आमदनी में अपना सामान्य खर्च चलाऊंगा ताकि हमारी जिंदगी में खुशियों की कमी ना रहे। परंतु मैथन ने इस बारे में सावधानी बरतने को कहा है कि हमें इन अच्छे उद्देश्यों के लिए अपनी 70% आमदनी से अधिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी में इस योजना की सफलता निहित है। मुझे 70% आमदनी में ही गुजारा करना चाहिए और कभी इससे ज्यादा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। न ही मुझे कोई ऐसी चीज खरीदना चाहिए जिसका भुगतान मैं अपनी आमदनी के इस हिस्से से ना कर सकूं। दूसरा मृदापत्र। तीसरी बात, इस योजना में यह बताया गया है कि मैं अपनी आमदनी में से अपना कर्ज कैसे चुकाऊं। इसलिए हर पूर्णिमा के दिन मैं अपनी महीने भर की कमाई में से 20% निकालकर उससे अपना कर्ज चुकाता हूं। जिन लोगों ने मुझे कर्ज दिया है, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, इसलिए मैं सम्मानपूर्वक उनमें बराबरी से अपनी 20% आमदनी बांट देता हूं। इस तरह समय के साथ मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। मैं यहां पर हर उस व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं जिसका मैं कर्जदार हूं। साथ ही मैं ये भी लिख रहा हूं कि मैंने किस व्यक्ति से कितना कर्ज लिया है। फेहरू, बुनकर, चांदी के 2 सिक्के, तांबे के 6 सिक्के। सिंजार, फर्नीचर बनाने वाला, चांदी का 1 सिक्का। अहमर, मेरा मित्र, चांदी के 3 सिक्के, तांबे का 1 सिक्का। ज़ेंकार, मेरा मित्र, चांदी के 4 सिक्के, तांबे के 7 सिक्के। अस्कामिर, मेरा मित्र, चांदी का 1 सिक्का, तांबे के 3 सिक्के। हरिनेज़िर, आभूषण बनाने वाला, चांदी के 6 सिक्के, तांबे के 2 सिक्के। डायरबेकर, मेरे पिता के मित्र, चांदी के 4 सिक्के, तांबे का 1 सिक्का। अलकहाद, मकान मालिक, चांदी के 14 सिक्के। मैथन, साहूकार, चांदी के 9 सिक्के। बीरेजिक, किसान, चांदी का 1 सिक्का, तांबे के 7 सिक्के। यहां से मृदापत्र क्षतिग्रस्त था, पढ़ा नहीं जा सका। तीसरा मृदापत्र। इन कर्जदारों को मुझे कुल मिलाकर चांदी के 119 सिक्के और तांबे के 141 सिक्के चुकाना है। चूंकि मुझ पर इतना भारी कर्ज चढ़ा हुआ था और उसे चुकाने का मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए मूर्खतावश मैंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और अपने पैतृक शहर को छोड़कर आसान दौलत की तलाश में परदेश चला गया। बहरहाल वहां पर मैं संकट में फंस गया और गुलाम बन गया। अब जब मैथन ने मुझे दिखा दिया है कि मैं अपनी कम आमदनी के बावजूद अपना कर्ज कैसे चुका सकता हूं, तो मुझे ये एहसास होता है कि अपनी फिजूल खर्ची के परिणामों से भागना मेरी बहुत बड़ी मूर्खता थी। इसलिए मैं उन लोगों के पास गया जिनसे मैंने कर्ज लिया था।
मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास कोई संपत्ति या जायदाद नहीं है जिससे मैं उनका कर्ज चुका सकूं। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास सिर्फ कमाने की क्षमता है और मैं अपनी आमदनी का 20% हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाऊंगा। मैं पूरी ईमानदारी और बराबरी से अपने कर्ज चुकाऊंगा। मैं कर्ज चुकाने के लिए 20% से ज्यादा आमदनी का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, इसलिए अगर वो धैर्य रखें तो समय के साथ मैं पूरा कर्ज उतार दूंगा। अहमर को मैं अपना सबसे अच्छा मित्र समझता था, परंतु उसने मुझे बुरा भला कहा और मेरा अपमान किया। बिरेजिक नामक किसान ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं सबसे पहले उसका कर्ज चुकाऊं, क्योंकि उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये योजना सुनकर मकान मालिक अलकाहद बहुत गुस्सा हो गया और उसने साफ कह दिया कि अगर मैंने जल्दी से उसका कर्ज नहीं उतारा तो परिणाम बहुत बुरा होगा। बाकी सबने खुशी खुशी मेरे प्रस्ताव को मान लिया, इसलिए मैं इस योजना पर अमल करने के लिए पहले से ज्यादा संकल्पवान बन गया हूं। अब मुझे विश्वास हो चुका है कि कर्ज चुकाने से बचने के बजाय उन्हें चुकाना कहीं ज्यादा आसान है। हालांकि मैं अपने कुछ कर्जदाताओं की आवश्यकताओं और मांगों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं उन सब के साथ निष्पक्षता से व्यवहार करूंगा। चौथा मृदापत्र। एक बार फिर पूर्णिमा है। मैंने कड़ी मेहनत की है। मेरी अच्छी पत्नी ने कर्ज उतारने के मेरे इरादों में मेरा पूरा साथ दिया है। हमारे बुद्धिमत्तापूर्ण संकल्प के कारण इस महीने मैंने निबाटोर के लिए मजबूत देह और अच्छे पैरों वाले ऊंट खरीदे, जिसके एवज में मुझे चांदी के 19 सिक्कों की आमदनी हुई। इस आमदनी को मैंने योजना के अनुसार बांट दिया। इसका 10% मैंने अपने लिए अलग रख लिया, इसका 70% मैंने जीवन यापन के लिए अलग रख लिया और इसका 20% मैंने अपने कर्जदाताओं में बराबरी से बांट दिया। मैं जब अहमर के घर गया तो वह नहीं मिला, परंतु मैं वह राशि उसकी पत्नी को दे आया। बिरिजिक तो इतना खुश हुआ कि उसने मेरा हाथ चूम लिया। सिर्फ बूढ़ा अलकाहद ही बड़बड़ाया और बोला कि मुझे अपना कर्ज ज्यादा जल्दी चुकाना चाहिए। इस पर मैंने जवाब दिया कि अगर मैं ठीक से खाऊंगा और चिंता नहीं करूंगा तभी मैं ज्यादा तेजी से कर्ज चुका पाऊंगा। बाकी सबने मुझे धन्यवाद दिया और मेरे प्रयासों की सराहना की। इस तरह एक महीने में मैंने चांदी के 4 सिक्कों का कर्ज उतार दिया। इसके अलावा मैं चांदी के 2 सिक्कों का स्वामी भी बन गया हूं, जिन पर किसी व्यक्ति का कोई हक नहीं है। मैं खुश हूं और मैं बहुत लंबे समय बाद खुश हुआ हूं। एक बार फिर पूर्णिमा आ गई है। कड़ी मेहनत के बावजूद इस महीने मुझे ज्यादा सफलता नहीं मिली। मैं बहुत कम ऊंट खरीद पाया। मैं चांदी के सिर्फ 11 सिक्के ही कमा पाया। बहरहाल मेरी अच्छी पत्नी और मैं योजना के अनुरूप चले। हमने एक भी नया वस्त्र नहीं खरीदा और सिर्फ सब्जियां खाकर गुजारा किया। एक बार फिर मैंने अपनी आमदनी का 10% खुद के लिए अलग रख लिया और 70% से अपना खर्च चला रहा। मैं हैरान रह गया जब अहमर ने कर्ज चुकाने के लिए मेरी तारीफ की। हालांकि जो रकम मैं चुका रहा था वह छोटी थी। बिरेजिक ने भी ऐसा ही किया। अलकाहद आग बबूला हो गया, परंतु जब मैंने उससे कहा कि अगर वह इस रकम को नहीं लेना चाहता तो वापस कर दे, तो वह ठंडा पड़ गया। पहले की तरह बाकी सभी लोग संतुष्ट हुए। एक बार फिर पूर्णिमा आ गई है और मैं बहुत खुश हूं। इस बार मुझे ऊंटों का बहुत अच्छा रेवड़ मिल गया और मैंने कई बेहतरीन ऊंट खरीद लिए, जिस वजह से मुझे चांदी के 42 सिक्कों की आमदनी हुई। इस पूर्णिमा को मेरी पत्नी और मैंने जूते तथा कपड़े खरीदे जिनकी हमें बहुत जरूरत थी। इसके अलावा हमने गोश्त और मुर्गा खाकर जश्न मनाया। हमने चांदी के 8 सिक्कों से ज्यादा का कर्ज उतार दिया। अलकाहद तक ने कोई उल्टी बात नहीं की। वह योजना महान है जो हमें कर्ज से बाहर निकालती है और बचत कराती है। 3 महीने बाद मैं एक बार फिर लिख रहा हूं। हर बार मैंने अपनी आमदनी का 10% हिस्सा अलग बचाकर रखा। मैंने और मेरी अच्छी पत्नी ने हर बार 70% आमदनी में अपना खर्च चलाया। हालांकि कई बार ऐसा करने में काफी मुश्किलें आईं। हर बार मैंने अपनी 20% आमदनी से अपने कर्जदाताओं का कर्ज चुकाया। मेरे पर्स में अब चांदी के 21 सिक्के हैं जो सिर्फ मेरे हैं। इससे मेरा सिर तन जाता है और मैं अपने दोस्तों के बीच गर्व के साथ उठ बैठ सकता हूं। मेरी पत्नी घर को बहुत अच्छी तरह से संभालती है और अच्छे कपड़े पहनती है। हम साथ साथ रहकर खुश हैं। यह योजना अनमोल है। इसने एक पूर्व गुलाम को सम्मानित व्यक्ति में बदल दिया है। 5वां मृदापत्र। एक बार फिर पूर्णिमा है। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत समय से कुछ नहीं लिखा है। दरअसल 12 महीने गुजर चुके हैं। बहरहाल आज मैं अपना रिकॉर्ड लिखने से नहीं चूकूंगा, क्योंकि आज मैंने अपना आखिरी कर्ज चुका दिया है। आज के दिन मैंने और मेरी पत्नी ने जश्न मनाया, क्योंकि हमारा संकल्प पूरा हो गया है। जब मैं अपने कर्जदाताओं से आखिरी बार मिला तो ऐसी कई बातें हुई जिन्हें मैं हमेशा याद रखूंगा। अहमर ने अपने कठोर शब्दों के लिए मुझसे माफी मांगी और कहा कि वह चाहेगा कि हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहे।
बूढ़ा अलकाहत भी आखिर इतना बुरा नहीं था, क्योंकि उसने कहा, तुम कभी नर्म मिट्टी की तरह नाजुक थे, जिसे कोई भी छूकर दबाकर मनचाहा आकार में ढाल सकता था। परंतु अब तुम कांसे के टुकड़े की तरह हो, जो किसी का भी मुकाबला कर सकता है। अगर तुम्हें कभी चांदी या सोने की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास चले आना। बाकी सभी लोगों ने मुझसे सम्मानपूर्वक बात की। मेरी अच्छी पत्नी ने मुझे इतने गर्व से देखा कि किसी भी आदमी में आत्मविश्वास आ जाएगा। बहरहाल मुझे सफलता अपनी योजना के बदौलत मिली। इस योजना ने ही मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपना सारा कर्ज चुका दूं और मेरे पर्स में सोना चांदी जमा होता रहे। मैं सफलता चाहने वाले हर आदमी को यह सलाह दूंगा कि वह इस योजना पर चले। जब इसकी बदौलत एक पूर्व गुलाम अपने कर्ज चुका सकता है और अपने पर्स में सोना इकट्ठा कर सकता है, तो इस पर अमल करके कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। मैं अब भी इस योजना पर चल रहा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर मैं इस पर अमल करता रहूंगा तो मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। सेंट स्वीडेंस कॉलेज, नॉटिंगम यूनिवर्सिटी, नेवारकॉन-ट्रेंट, नॉटिंगम, 7 नवंबर 1936। प्रोफेसर फ्रैंकलिन कॉल्डवेल, केयर ऑफ ब्रिटिश साइंटिफिक एक्सपीडिशन, हीला, मेसोपोटामिया। प्रिय प्रोफेसर, अगर बेबीलोन के अवशेषों में खुदाई करते समय आपको वहां के ऊंटों के व्यापारी देबेजिड का भूत मिले तो मुझ पर एक मेहरबानी करें। उसे बता दें कि उसने मृदापत्रों पर जो समय पहले लिया था, उसके लिए इंग्लैंड के 2 प्रोफेसर आजीवन उसके आभारी रहेंगे। आपको शायद याद होगा, 1 साल पहले मैंने लिखा था कि मिसेस श्रूसबेरी और मैं कर्ज के दिन से बाहर निकलने की इस योजना की आवाज भी सुनना चाहते हैं। शायद आपने अनुमान लगा लिया होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी, हालांकि हम इसे अपने दोस्तों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हम कई सालों से अपमानजनक जीवन जी रहे थे, क्योंकि हमारे सिर पर पुराने कर्जों का पहाड़ था और नए कर्ज चढ़ते जा रहे थे। हम दहशत में थे कि कहीं व्यापारी लोग कोई फसाद न खड़ा कर दें, जिसकी वजह से मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम कर्ज चुकाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अपनी आमदनी में से हम जितना भी बचा सकते थे उतना बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा हमें मजबूरन उन जगहों से सामान खरीदना पड़ता था जहां हमें उधार मिल सके, भले ही वहां हमें महंगे दामों पर सामान मिलता था। इससे एक दुष्चक्र शुरू हो गया, जिससे चीजें बेहतर बनने के बजाय बदतर बनती चली गईं। हमारी स्थिति निराशाजनक होती जा रही थी। हम कम किराए वाले मकान में नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम पर मकान मालिक का कर्ज चढ़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि हम स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। फिर आपके बेबीलोन के ऊंटों के व्यापारी ने हमें एक ऐसी योजना सुझाई जिस पर अमल करके हम अपनी मनचाही चीज हासिल कर सकते थे। उसने हमें अपनी योजना पर अमल करने की सूची बनाई और वह सूची मैंने अपने सभी कर्जदाताओं को दिखाई। मैंने उन्हें यह स्पष्ट बता दिया कि वर्तमान स्थिति में मैं उनका कर्ज तत्काल नहीं चुका सकता हूं। आंकड़ों को देखकर वह यह बात खुद समझ सकते थे। फिर मैंने उन्हें बताया कि पूरा कर्ज चुकाने का इकलौता तरीका यही था कि मैं हर महीने अपनी 20% आमदनी सभी कर्जदाताओं में बराबरी से बांट दूं। इस तरह से मैं लगभग 2 साल में सारे कर्ज उतार दूंगा। इस दौरान हम अपना सारा सामान नकद खरीदेंगे, जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ होगा। कर्जदाता सचमुच बहुत सज्जन थे। हमें सब्जी देने वाला बूढ़ा आदमी समझदार था। उसने एक ऐसी बात कही जिसके द्वारा मुझे दूसरों को समझाने में आसानी हुई। उसने कहा, अगर आप आगे से सारा सामान नकद खरीदेंगे और अपने कर्ज का कुछ हिस्सा भी चुकाएंगे तो यह उससे बेहतर होगा जो आपने आज तक किया है। आपने 3 साल से मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। अंत में मैंने उन सबसे यह अनुबंध करवा लिया कि जब तक मैं नियमित रूप से अपनी 20% आमदनी से उनके कर्ज चुकाता रहूंगा, तब तक वे मुझे किसी प्रकार से तंग नहीं करेंगे। फिर हमने 70% आमदनी में गुजारा करने की योजना बनाई। हम अपनी 10% आमदनी बचाने के लिए संकल्पवान थे। चांदी और संभवतः सोने के सिक्के बचाने का विचार बहुत आकर्षक था। खुद को बदलने में हमें रोमांच का अनुभव हुआ। अपनी 70% आमदनी में आराम से खर्च चलाने के तरीके खोजने में हमें बहुत मजा आया। हमने ये काम मकान के किराए से शुरू किया और हम मकान का किराया कम करवाने में कामयाब रहे। कुछ मामलों में हमें अच्छा सामान कम कीमत पर मिल सकता है। ये इतनी लंबी कहानी है कि एक पत्र में पूरी नहीं हो सकती। संक्षेप में, इसमें हमें ज्यादा कठिनाई नहीं हुई और हमने खुशी खुशी ये काम कर दिया। अपनी आर्थिक समस्याओं को इस तरह सुलझाने से हमें बहुत राहत मिली और अब हम पुराने कर्ज के कारण आतंकित नहीं थे। बहरहाल, मैं आपको उस 10% आमदनी के बारे में बताना नहीं भूलूंगा जिससे हमने खनखनाने के लिए अलग रखा था। हमने कुछ समय तक तो अपनी जमा पूंजी को देखने का आनंद लिया। कृपया यह सुनकर हंसने ना लगें। देखिए, यही असली बात है। असली आनंद इसी में है कि आप धन बचाना शुरू कर दें जिसे आप खर्च नहीं करना चाहते। धन खर्च करने के बजाय उसे इकट्ठा करने में ज्यादा आनंद मिलता है। जब हमने मन भरकर धन खनकाने का आनंद ले लिया तो हमने इसका एक ज्यादा लाभकारी प्रयोग खोज लिया।
हमने एक ऐसी जगह पर इसका निवेश कर दिया जहां हमें इससे हर महीने 10% ब्याज मिलने लगा। यह हमारे परिवर्तन का सबसे संतोषजनक हिस्सा साबित हो रहा है। अपनी आमदनी में से हम सबसे पहले इसी 10% हिस्से का भुगतान करते हैं। हमें ये जानकर सुरक्षा का बहुत ही संतोषजनक एहसास होता है कि हमारा निवेश नियमित रूप से बढ़ रहा है। हमारे रिटायरमेंट तक हमारे बचत खाते में काफ़ी धनराशि इकट्ठी हो जाएगी। ये धनराशि इतनी ज़्यादा होगी कि इससे बाद में हमारे खर्च पूरे होते रहेंगे। मज़े की बात यह है कि ये सब मेरी पुरानी आमदनी में ही संभव हुआ है। हालांकि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, परंतु ये बिल्कुल सच है। हम धीरे धीरे आपके सारे कर्ज चुका रहे हैं। इसके अलावा हमारा निवेश बढ़ रहा है और हमारी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है। कौन विश्वास कर सकता है कि बिना देरी के वजह से परिणामों में इतना अंतर आ सकता है? अगले साल के अंत तक हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। तब हम ज़्यादा धनराशि का निवेश करने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा हमारे पास इतना धन होगा कि हम बाहर घूमने फिरने जा सकें। बहरहाल, हमने संकल्प कर लिया है कि हम किसी भी स्थिति में अपने जीवन यापन के खर्च को अपनी 70% आमदनी से ज़्यादा नहीं होने देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि हम बेबीलोन के उस आदमी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद क्यों देना चाहते हैं, जिसकी योजना ने हमें धरती पर नारकीय जीवन से बचाया है। उसके पास ज्ञान था क्योंकि वो इन स्थितियों से गुजर चुका था। वो चाहता था कि उसके कटु अनुभवों से दूसरों को लाभ मिले, इसीलिए उसको अपना संदेश लिखने में इतने घंटों की मेहनत की। अपनी ही तरह कष्ट उठाने वाले लोगों के लिए उसके पास एक सच्चा संदेश था। यह संदेश इतना महत्वपूर्ण था कि 5000 साल बाद ये बाबिलोन के अवशेषों से बाहर निकला और आज ये उतना ही सच्चा तथा प्रभावी है जितना ये प्राचीन बाबिलोन में था। आपका एल्फ्रेड एच श्रूसबेरी, पुरातत्व विभाग।